इन्होंने इसी के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा किया है कि उसके डीवी होने के बाद भी उसको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो आज है 24 मई एंड अभी जब मैं पढ़ने बैठी तो मैंने देखा कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन आ चुका है। सो लास्ट ईयर भी आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन आया था, उसमें इतनी ही वैकेंसीज थी जितनी इस बार आई है, 1000 कुछ। 3 मंथ्स के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस भी खत्म हो गया था एंड इन्होंने वेटिंग लिस्ट भी निकाली थी। बाकी सब चीजें बात करेंगे। लास्ट ईयर मेरी सिस्टर की वेट लिस्ट क्वालिफाई हुई थी एंड मेरा भी वेट लिस्ट में था, पर मैं वेट लिस्ट क्लियर नहीं कर पाई। लेकिन उसका सेकंड वेटिंग लिस्ट में ही आ गया था शायद, तो उसका क्लियर हो गया था। उसने और भी चीजें करवाई थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये आगे मैं डिस्कस आपके साथ करूंगी, क्योंकि ये चीज ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। क्योंकि अगर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कुछ ये छोटी छोटी चीजें करता है ना कैंडिडेट्स के साथ, तो वो चीजें गलत हो जाती है। मैं आपको बताऊंगी आगे कि उसके डीवी होने के बाद भी उसको ज्वाइनिंग नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई, ये सब चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगी। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो मेरी सिस्टर के साथ हुई एंड वो उसने सच में बहुत सफर किया। बिकॉज यहाँ से हम लोग डीवी कराने गए थे लखनऊ, फिर भी उसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। हमने ब्रांच में भी विजिट किया, कुछ हो नहीं पाया उससे। एंड चलो बाकी सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे वीडियो में, तो चलो पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ओके सो गाइज, ये है हमारा नोटिफिकेशन जो अभी थोड़ी देर पहले आया है। रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2023-24, ठीक है। सो ये है हमारा नोटिफिकेशन। अभी कोई नोटिफिकेशन आता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, उसमें इम्पोर्टेंट चीज होती है कि कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप वैकेंसीज यहाँ देख सकते हो। वैकेंसीज है एससी के लिए है 160, एसटी के लिए है 67, ओबीसी के लिए है 255, ईडब्ल्यूएस के लिए है 103, जनरल कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 451। सो टोटल होती है हमारी 1036, ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज कितनी आई है 1036। लास्ट ईयर भी अप्रोक्सीमेट इतनी ही वैकेंसीज थी, ज्यादा कोई फर्क नहीं था, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो असिस्टेंट मैनेजर प्लस एग्जीक्यूटिव का एक ही नोटिफिकेशन आया था मिला के। तो 1000 करीब तो हमारी एग्जीक्यूटिव की थी एंड असिस्टेंट मैनेजर की 500 कुछ थी, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल वैकेंसीज आई थी 1500 कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है, कब से हमारा फॉर्म भरा जाएगा, मतलब कब से हम अप्लाई कर सकते हैं एंड कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं एंड फीस क्या रहेगी, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये रही हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो 1 मई 2023 के हिसाब से हमारी जो एज होगी और क्वालिफिकेशन होगी वो हम काउंट करेंगे, ठीक है। ये क्राइटेरिया उन्होंने दे दिया है। और जो हमारा फॉर्म होगा वो 24 मई 2023 से 7 जून 2023 तक हम लोग अप्लाई के लिए कर सकते हैं। एंड इसमें अप्लाई करने की डेट एंड फीस सबमिट करने की डेट दोनों सेम है, ठीक है। टेंटेटिव डेट फॉर ऑनलाइन टेस्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हमारा एग्जाम कब है। तो हमारा एग्जाम है 2 जुलाई 2023 विच इज ऑन संडे, ओके। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ये रहा, ठीक है। तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 20 ईयर्स, मैक्सिमम होनी चाहिए 25 ईयर्स, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन born not earlier than May 2 1998 and not later than May 1 2003, okay। so both dates inclusive, दोनों ही dates inclusive है। मतलब अगर आपका बर्थ May 2 को हुआ है 1998 तो आपको भर सकते हो, ठीक है। ये इन्होंने एक्सक्लूड नहीं की है, इंक्लूड कर ली है अपने क्राइटेरिया के अंदर, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन ही मांगी है, तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो अब सैलरी की बात कर लेते हैं। बिकॉज एग्जीक्यूटिव जो है, ये जो नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको ये 3 साल तक का इन्होंने दे रखा है। बिकॉज अगर आप 3 साल एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करोगे तो उसके बाद आप 4th ईयर में जब आप एंटर करोगे तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे, ठीक है। ग्रेड ए की पोस्ट होती है वो। तो यहाँ पे पहले साल में आपको देंगे 29,000 पर मंथ। सेकेंड ईयर में आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 31,000 पर मंथ एंड जो 3rd ईयर में आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 34,000 पर मंथ, ओके। एंड उसके बाद जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो तो आपकी सैलरी हो जाती है 60,000 अप्रॉक्स, ठीक है, पर मंथ।
अब जो इसमें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो ये सिंगल एग्जाम होता है, ठीक है, इसमें एक ही एग्जाम है, उसके बाद आपका डीवीओ होगा, देन आपकी 15 डेज की ट्रेनिंग रहती है एंड ट्रेनिंग के बाद आपको सीधा सीधा ज्वाइनिंग मिल जाती है, ठीक है। देखो, तो आपका जो पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का वो रहेगा लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो इसमें आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं एंड 60 मार्क्स के ही होते हैं, मींस 1 क्वेश्चन पर 1 मार्क, ओके। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। इंग्लिश मिल जाती है आपको 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स, ठीक है। क्वांट में भी आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के एंड जीए का इसमें ज्यादा वेटेज है एंड लॉजिकल रीजनिंग का भी इसमें सेम ही जीए की तरह वेटेज है। लेकिन जीए जो होती है वो स्कोरिंग हो जाती है क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में आपको टाइम ज्यादा देना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वैसे अगर हम जीए की बात करें तो अगर जीए में आपको आंसर आता है किसी क्वेश्चन का तो आप 10 सेकंड्स के अंदर अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जीए इसलिए स्कोरिंग हो जाती है एंड इसमें आपको जो ड्यूरेशन होती है वो कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, इसमें आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा 2 आवर्स का, ठीक है। 120 मिनट्स का ये एग्जाम आपका रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गई हमारी पैटर्न, एग्जाम पैटर्न की बात। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें गिवन है तो वो देख लेते हैं, अदरवाइज हम वीडियो को करते हैं एंड, ओके। फीस की बात कर लेते हैं। फीस है इसमें 2000, फीस है इसमें 200 रुपीज फॉर SC, ST, PWD कैंडिडेट्स एंड 1000 रुपीज फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स मीन्स UR एंड EWS एंड OBC, ओके। चलिए, तो ये होता है नोटिफिकेशन का दी एंड, बिकॉज इसमें आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं गिवन है। बाकी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे दे रखे हैं कौन सी कितने साइज का फोटो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब चीजें देख लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं आपके साथ एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट ईयर मेरी सिस्टर के साथ क्या हुआ था, ठीक है। तो गाइस कैसे हुआ था, क्या हुआ था, मैं आपको पूरा बता देती हूँ। मैं कुछ भी छुपा के या कुछ भी बढ़ा के नहीं बताऊंगी बिकॉज क्लैरिटी इज इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले उसने एग्जाम दिया था, एग्जाम देने के बाद जो उसकी कट ऑफ थी वो क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन जो उसकी वेट लिस्ट वाली कट ऑफ थी वो क्लियर हो गई थी, ठीक है। तो हम लोग वेटिंग लिस्ट में थे एंड इसका रिजल्ट जो था शायद अगस्त में, जुलाई में एग्जाम होता, मुझे याद नहीं है रिजल्ट कब आया, लेकिन मुझे डीवी की डेट उसकी याद है। उसको जनवरी में उसको मेल आया था कि आपका डीवी है, आपका वेट लिस्ट में क्लियर हुआ है। तो जनवरी में 12 जनवरी को लखनऊ जाना था डीवी करवाने, तो हम 12 जनवरी को वो लखनऊ गई थी डीवी करवाने, ठीक है। बेसिकली क्या होता है बैंकिंग एग्जाम्स में डीवी के 1 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग आई जाती है। तो हम लोग भी एक गेस कर रहे थे 1 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो जनवरी पूरा निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया। फिर अप्रैल के लास्ट में हमने जो हमारी सिटी में हमारी नियरेस्ट ब्रांच है IDBI बैंक की, हमने वहां पे विजिट किया। फिर वहां से हमने उनको बोला कि हम लोगों ने मेल कर रखे हैं बहुत सारे, डीवी हमारा जनवरी में हो चुका है, हमने उनको बोला। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। फिर उन्होंने हमें बोला था, उन्होंने फिर किसी से शायद बात भी की थी, लेकिन उन्होंने यही बोला कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा जो भी उनकी अप्रोच थी, जहां तक उनके लीड्स थे वहां तक उन्होंने बात की। तो उन्होंने यही बोला कि आप वेट कीजिए मेल का। तो हम लोग वही वेट कर रहे थे, इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं। कुछ दिन पहले मेल आया कि आपको हम रिजेक्ट कर रहे हैं ड्यू टू हाई मायोपिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब चीजें नोटिफिकेशन में मेंशन करनी चाहिए। अगर आपको ज्यादा आई साइट वाले कैंडिडेट्स नहीं चाहिए अपने बैंक में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको ये नोटिफिकेशन में मेंशन करना चाहिए। जिस तरह से डिफेंस वाले जो भी नोटिफिकेशन आते हैं फोर्स के, नेवी के, वो सब लोग मेंशन करके रखते हैं कि आपके आई साइट का नंबर इतना होना चाहिए या फिर होना ही नहीं चाहिए, तो हम लोग वो वाले फॉर्म्स नहीं भरते। अगर हम हाई मायोपिया का आप रीजन दे रहे हो और आप नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं कर रहे हो, ना ही यहाँ तक कि उसने कई कैंडिडेट से बात की, उनका नंबर 10 नंबर तक है उनके आंखों का, वो काम कर रहे हैं बैंक में, वो एम्प्लॉय है वहां के, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया किस वजह से, हाई मायोपिया। और इन्होंने इसी के साथ नहीं बहुत लोगों के साथ ऐसा किया है। किसी का क्या हुआ था, जैसे हो सकता है किसी का बीपी वगैरह बढ़ गया हो, उस टाइम एंग्जाइटी हो जाती है तो कुछ भी, तो उन्होंने वहां पे जब मेडिकल भी हुआ था, डीवी के साथ साथ मेडिकल भी हुआ था, तो मेडिकल में उन्होंने बोला कि ऐसा कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये हो सकता है आप नर्वस हो रहे हो, इस वजह से आपका बीपी थोड़ा ऊपर नीचे आया है, कोई टेंशन नहीं है। तो उसका भी ये कोई रीजन दिया था उन्होंने, हाइपरटेंशन का रीजन दे दिया कि हाइपरटेंशन की वजह से आपको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि इनको नई नोटिफिकेशन निकालनी थी तो पुराने पूरा बैकलॉग ये लोग ऐसे ही फालतू का रीजन देके इन्होंने क्लियर कर दिया, ठीक है। एक और कैंडिडेट था, उसके साथ इन्होंने क्या किया कि आपका वेट बहुत ज्यादा है इसलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, ये सब फालतू के रीजन इन्होंने देके कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया है। एंड अगर ये सब चीजें वैलिड हम जब मानते, ये सब चीजें वैलिड हम तब मानते जब आप नोटिफिकेशन में मेंशन करते कि हम इन कैंडिडेट्स को हम नहीं
हम नहीं रिक्रूट करते हैं, ठीक है, तो हम ये सब चीजें वैलिड मान सकते थे। लेकिन ये सब चीजें वैलिड नहीं है, ये सब चीजें फालतू में आप लोग एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो कैंडिडेट्स का। एंड क्योंकि फॉर्म भी पूरा 1000 रुपीज का था, एंड लखनऊ जाने में वहां रुकने में भी बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो गया। एंड जब हम कैंडिडेट्स हैं, हम लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर कोई यही सोचता है कि हम फालतू खर्चा ना करें, क्योंकि फॉर्म्स ही इतने महंगे होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो हम लोग यही सोच के चलते हैं। अब उसमें हमारा इतना फालतू का एक्सपेंस हो गया, प्लस वहां पे जो मेडिकल हुआ था उसका भी पैसा इन्होंने हमसे ही लिए थे। तो ये सब चीजें होने के बाद अगर आप फालतू का रीजन देके हमें रिजेक्ट करते हो, अगर आप कोई वैलिड रीजन देके रिजेक्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर आप फालतू का रीजन देके रिजेक्ट करते हो तो ये तो बहुत ही ओछी हरकत हो गई इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब चीजें ही आपको मुझे बतानी थी। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। जो भी हमारे साथ हुआ था वो मैं आपको क्लियर कर दिया। एंड ये सब चीजें हुई थी। एंड ये ऐसा ही नहीं है कि हमारे साथ हुआ है, बहुत लोगों को इन्होंने रिजेक्ट किया क्योंकि बैकलॉग इन्होंने क्लियर किया, क्योंकि जब भी नई नोटिफिकेशन आती है तो पुराना जितना भी बैकलॉग होता है वो क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीजें इन्होंने करी। एंड ये सब चीजें करके क्या कर लेंगे, क्योंकि ये जो जॉब थी वो हमारे लिए कोई परमानेंट ऑप्शन तो था नहीं, क्योंकि है तो सेमी गवर्नमेंट ही, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है। हम लोग प्रिपरेशन तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही कर रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए क्या था कि मतलब हो जाता, हाँ एक्सपीरियंस हो जाता, लेकिन नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये गलत था, राइट। जो चीजें थी वो मैंने आपको बता रही, क्योंकि नोटिफिकेशन आई एंड बहुत से लोग भरेंगे, इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, इस रिक्रूटमेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ एंड बाकी लोगों के साथ भी क्या हुआ था। तो क्योंकि वैलिड एक चीज और ना, मजाक सा हो गया ना कि हमसे ज्यादा हाई पावर वाले, उससे ज्यादा सॉरी मेरे, क्योंकि ये चीज में मजाक से हो गया ना कि उससे ज्यादा हाई पावर वाले एम्प्लॉय हैं उनके बैंक में, इवन कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग भी हैं उनके बैंक में। तो ये तो बहुत बड़ा मजाक हुआ था। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, क्योंकि फॉर्म भी 1000 रुपीज का है। जो IBPS रिक्रूट करता है उससे ज्यादा महंगा फॉर्म है, एंड उसके बाद में ये सब चीजें लोग करते हैं। तो बस यही था। एंड इन्फॉर्मेशन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय एंड कीप प्रिपेयरिंग। बाय।